हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम क्लास 10th क्षितिज का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 तक प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिए थे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स व्याख्या सहित। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है संगतकार और इसके राइटर है मंगलेश डबराल। करेक्ट। अब क्या है संगतकार और कौन है ये मंगलेश डबराल जी? कवि परिचय हमेशा से हिंदी में इंपॉर्टेंट रहा है, खास करके जब आप किसी कवि की रचना पढ़ रहे हो, उसमें भी काव्यांश जिसमें आपको अनुवाद या फिर व्याख्या करनी पड़े, तो इस बात का ध्यान रखें। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कहां हुआ था वो भी हम देख लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हुआ था टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल जो कि कहां है? उत्तराखंड में के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। देखो, जितने भी राइटर हमने अब तक देखे हैं ना, हमारे हिंदी में क्षितिज में देखो, स्पर्श में देखो, कृतिका में देखो, तो उनमें क्या है, ज्यादातर की जो शिक्षा है ना वो स्वयं पाठी हुई है, मतलब उन्होंने घर पे ही भाषाओं का अध्ययन किया है। तो अगर कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाए कि अब क्या करें, तो छोटी सी प्रो टिप्स हैं जो आप याद रख सकते हो। जैसे कि शिक्षक जो भी कवि हैं हमारे, का जन्म है कहाँ हुआ है? देखो, उत्तराखंड, यूपी या फिर मध्य प्रदेश, इस इलाके से हमने ज्यादा जो लेखक हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा, इन लेखक के अध्ययन की, भाषाओं के अध्ययन की बात करें तो ज्यादातर लेखकों ने अपने घर पे ही स्वयं से ही भाषाओं का अध्ययन किया है। और हर जो लेखक है, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी, अंग्रेजी, उनको सामान्य तौर पर उन भाषाओं का ज्ञान था। तो ऐसा नहीं कहना आपको पढ़ना नहीं है ना, सिर्फ टिप है जब आपकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाए, है ना, कि खाली नहीं छोड़ना पेपर उस वक्त, तब ये दीपक सर की टिप है ना, हल्की सी काम में ले ले। करेक्ट। तो दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादन हुए। कौन? संपादक के पद पर भी इन्होंने काम किया। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी करी। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्यिक संपादक का पद संभाला और कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े रहे। का निधन 2020 में हुआ। और इस बात का ध्यान रखना कि सभी लेखक जो हैं उनका निधन नहीं हुआ है, उनमें से कुछ ऐसे लेखक हैं जो अभी भी जीवित हैं वृद्ध अवस्था में, तो कीप इन माइंड। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवाद के रूप में। तो लेखक की अगर आपको चाहते हो ना ऐसा कुछ कि यार हम लेखक का परिचय ऐसा लिखें कि जो एग्जामिनर हम वो देख के खुश हो जाए, है ना, नंबर एक्स्ट्रा ही दे दे एक दो, दिल से। होता है ना, क्या लिखा है बच्चे ने, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, नाम, जन्म स्थान के साथ साथ इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं और प्रमुख अवार्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं, वो है लेखक को मिले अवार्ड और लेखक की प्रमुख जो फेमस कृतियां हैं वो जो उन्होंने रचना करी, तब आपको बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और उसके बाद मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में, रूसी में, जर्मन में, स्पेनिश में, पोल्स्की में और बल्गरी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब कि इनकी जो ये रचनाएं हैं ये अत्यधिक सिद्ध है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध, पूंजीवादी छल छंद दोनों का प्रतिकार है और वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो, अगर ये जो है ना, किसी पर व्यंग्य करते हैं कि कोई गलत चीज है, उसको इतने सुंदर तरीके से दर्शाना कि वो जो बात है जिसको हम बता रहे हैं वो एक बार में मान जाए। एक तो अपनी बोले गुस्से से कि नहीं वो सारा काम गलत करता है, नहीं करता, एक दूसरा प्यार से बोले कि नहीं काम तो ठीक है ना, और प्रिपेयर करे और अच्छा करे, और तो उससे क्या होगा, सामने वाला मोटिवेट होगा कि यार
मतलब इसने मेरे काम का भी बता दिया कि मेरे काम में गड़बड़ी भी है और अच्छा करने के लिए बोला, तो जिसको कहा गया ना वो और कड़ी मेहनत करेगा। हाँ, तो इस जरिए से इन्होंने बात को कहा है कि जिससे अगर कोई बुरी कह दी वो बड़े ही प्यार के साथ, है ना, लोगों ने मान ली, है ना। तो उस हिसाब से इनकी रचना का मार्ग शीर्ष रहा। काव्यांश है मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इसके बारे में है, चैप्टर का नाम तो हमने देखा, क्या लिखा हुआ भैया, संगतकार लिखा हुआ है। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं, संगतकार या फिर संगीतकार है उसी का शब्द दूसरा है। दूसरा संगतकार क्या होता है, किसी की संगत में रहना, और दोनों ही ये जो म्यूजिक कला है, जो गायन कला है उससे जुड़े हुए। संगतकार संगीतकार अर्थात की जो गायन सीखता है किसी से, करेक्ट। तो प्रसंग हमेशा याद रखना है, जब भी आप किसी भी काव्यांश का अनुवाद करो या फिर किसी भी काव्यांश की व्याख्या करो तो हमें क्या करना है, सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा का जो प्रसंग है वो लिख देना है। प्रसंग में क्या है, ये काव्यांश कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ 6 से लिया गया है और जिसकी रचना मंगलेश डबलाल ने की है। ये सामान्य तौर पर है, इससे ज्यादा आप लिख सकते हो भाई कवि किसके बारे में रचना कर रहा है, भारी भारी स्वर के बारे में बता रहा है और कांपती हुई कमजोर आवाज उसके छोटे भाई या फिर उनका जो चेला है जिनको साथ स्टूडेंट है उनके बारे में, या फिर किसी संगीतकार के बारे में बता रहा है, वो हमें पूरा यहां पता लग जाएगा। कवि कहता है कि मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का योगदान छिपा रहता है। जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर होता है, भारी भरकम आवाज में गाता था, तो उसका संगीतकार अपनी अत्यंत सुंदर कांपती आवाज में उसका साथ देता था। ऐसा लगता जैसे संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका परम शिष्य, फिर कोई दूर का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया हो। अपनेपन से मुख्य गायक की अब आवाज ना खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है। वह सदैव से ही मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज में अपना जो आलाप है वो लगाता आया है। अब देखो क्या क्या कहा गया था कि ये बात कर रहा संगतकार के बारे में। संगतकार, संगीतकार या फिर संगतकार, सर दो तरीके से शब्द, या साथ रहने वाला या फिर साथ गाने वाला। तो देखो अब ये बात कही किसके अनुसार है, कही गई एक गायक के अनुसार कि एक जो गायक होता है, जैसे कि मैं बात करूं किसी भी गायक के बारे में कि एक जो सिंगर है वो गाना गा रहा है भारी भारी आवाज में, और उसके जो साथ है ना, जो उनकी मिड ट्यून कर रहा है या फिर उसको ज्वाइन कर रहा है ना, ज्वाइन सिंगिंग में जो भी है ना, तो एक अभी गाना मेरे को याद नहीं वरना मैं बता देता। तो उसका साथ जब देता है ना तो आवाज जो निकल कर आती है, या फिर एक संगीतकार के कुछ कमियों को छुपाने वाला उसका संगतकार साथी जो होता है, ऐसा लगता है मानो वो उसका रिश्तेदार या फिर दूर से सीखने के लिए आया हो, है ना। ऐसी उनकी बाउंडिंग होती है जब वो गाते हैं, समझ रहे हो, कि साथ साथ गाना, कि अगर स्वर में स्वर मिलाना। जैसे हम डांस की बात करें, क्या होता है कि भैया मेन लेड डांसर जो है डांस कर रहा है और एक ऐसा स्टेप आता है जब सारा जो ग्रुप है ना वो साथ में स्टेप करता है, जो भी एक्सरसाइज होता है उनका ऐसा कुछ, है ना, तो पूरा ग्रुप जो है वो साथ में करता है, तो बाउंडिंग कितनी अच्छी होती है उनकी। उसी प्रकार संगीत वाले प्रोफेशन में भी ऐसा होता है कि उसका जो साथ वाला संगतकार है ऐसा लय से लय, ताल से ताल मिलाता है संगीतकार के साथ, कि लगता है भैया ये तो मतलब कोई उसका कोई चाहने वाला या फिर ऐसा भ्राता है जो दूर से सीखने का है ना, और ऐसे साथ ताल में ताल मिला रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। अगला देखो, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखा। अब देखो गलतियां करने की गुंजाइश क्या है दोनों तरफ। अगर मैं बाई चांस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैंने ताउम्र पढ़ाता रहा मैंने एक भी गलती नहीं करी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो इंसान है, इंसान से गलतियां होएगी, मान के चलो, है ना, पूर्णतः भगवान तो हो नहीं कि गलतियां होना, गलतियां होती है, सबसे होती है, परंतु सबसे अच्छा व्यवहार कौन सा कि अपनी गलतियों को मानकर उसको हटा दो और फिर और बेहतर तरीके से प्रयास करो ना। अब जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ना, क्या होता है कि भाई टीचर ने कोई अगर बाई मिस्टेक कोई गलती कर दी, बच्चा बोलेगा सर हाँ वहां रह गया था,
करेक्ट, वही सही हो गया तो जो पूरा क्वेश्चन होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो क्या करा बच्चे ने, 1 सेकंड के लिए उसका आंसर बता के पूरा सिस्टम सही कर दिया। उसी प्रकार जो गायक होता है, गायक चलते चलते कभी अंतरा भूल जाता है, कभी मुखड़ा भूल जाता है, तो उस भूलने की अवस्था में जो उसका संगतकार है वो उसी सुर को क्या कर लेता है, संभाल देता है, जैसे उस दिनों को याद दिला रहा हो कि जब वो संगीतकार जो गायक था वो सीख रहा था या जब वो स्वर भूल जाता था और उसके गुरुजी उसको याद दिलाते थे। बिल्कुल उसी प्रकार जो संगीतकार है उसका साथी उसे याद दिलाता है, समझ रहे हो, है ना। तो ये पूरी जो काव्यांश एक संगीत के बारे में है, संगीतकार के बारे में, उसका जो शिष्य उसका जो साथ गाता है उसके बारे में है। तो प्रसंग क्या लिखना है, कक्षा 10 से लिया गया है, क्षितिज भाग 6 से लिया गया है और जिसकी रचना मंगलेश डबराल ने किया। क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो संगीतकार है उसका साथी उसके खोए हुए सुरों को संभालता रहता है, जैसे भटके हुए जंगल के अंदर कोई खो जाता है ना, उसको ढूंढने के लिए आया, उसी प्रकार से। जब मुख्य गायक स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्ण प्रस्तुति करता है, या अपने ही सरगम को लांग कर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि संगीतकार जो है वो कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो उसके जो संगीतकार है साथ वाले वो सुरों को संभाल लेते हैं और सुनने वाले को एक तनक भी पता नहीं लगता कि हाँ ये जो मुख्य संगीतकार है वो किन्हीं स्वरों में खो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका जो साथी है उन स्वरों को संभाल लेता है वापस। जैसे सुर ऊपर गया, पीछे वाला आया करके वापस डाउन करके उसको एक लय पे लेके आया। तो हम क्या सोचते हैं कि भैया अरे वाह क्या ज्वाइनिंग की है, और उसी ज्वाइनिंग में हमें ये नहीं देखा कभी कि यार वो जो दूसरा बंदा है उसके तानों को, लय को, संगीत को कैसे संभाल रहा है। उसी प्रकार के समझाना चाहते हैं। तो संगीतकार ही गाने के स्थाई को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहां मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, पागल हो जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। और उस स्थिति में संगीतकार जो मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता हुआ कार्यक्रम 4 चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिलाता हो जब वह संगीतकार सीख रहा था। है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो यही चीज है हमें कवि की रचना में कि किस प्रकार से एक मुख्य गायक की बात कर रहा है ना। मतलब एक तरह से अगर हम पॉजिटिव माइंड की तरफ देंगे तो क्या बता रहे हैं, अच्छा है बता रहा है, किसकी, संगीतकार की। और अगर बड़ा ही क्रूर व्यवहारी जो व्यक्ति होगा, जो अड़ग किस्म का, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मूर्ख किस्म का व्यक्ति, वो क्या सोचेगा, ये क्या कर रहा है, ये मुझे बुरा कह रहा है कि भैया मेरी गलती है, मेरी गलती तो हो नहीं सकती। ऐसे इंसानों से लगभग 2 फीट दूर रहना वही अच्छा है। परंतु कबीर जी क्या कहते हैं कि जब कोई इंसान आपकी बुराई कर रहा है तो उसको अपने साथ रखो, करने दो उसको जी भर से अपनी बुराइयां, है ना, ताकि पता लगे भाई हमें कितनी खामियां हैं और शायद उस खामियों को हम सुधार के और अच्छे बन सके। तो सभी जो लोग हैं ना वो अलग अलग बातों पे अलग अलग रिएक्शन जो है वो देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो संसार के सब दुखों को अपने में समाये और सब कुछ ओके ओके कर चलता रहा है, तो वो सामान्य पुरुष नहीं, फिर वो महापुरुष है। और ऐसा करना हर किसी के बस की जीवन की भाग दौड़ में हम सभी जो हैं वो परेशान हो ही जाते हैं किसी ना एक सीमा के बाद। करेक्ट। अगला काव्यांश नंबर 3, तारसक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साहस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधता था। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं होता, कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। सुन रहे हो, फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिंचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। समझ रहे हो। अब यहाँ जो लेखक है वो क्या बताना चाह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, कोई अब ऐसा नहीं है कि गलतियां करता नहीं है, गलतियां सभी करते हैं, परंतु उन गलतियों को भूल कर, क्षमा कर, या फिर छोटी मोटी जो गलतियां है ना, उनको ये मानकर कि ठीक है इंसान है, सबसे गलतियां होती है, तो माफ कर देना चाहिए। परंतु यदि कोई बार बार हर बार उसी गलती को करे जा रहा है उसको समझाने के बाद, तो फिर वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो मूर्ख आदमी है ना। हमें हर चीज की एक हद जो है ना, एक कांच की दीवार है ना, वो तय करनी जरूरी है। बाउंड्रीज
हमेशा होनी चाहिए। तो ये कवि कहते हैं कि भैया जो कभी कभी गलती कर देते हैं या गलती हो जाती है, या फिर जिनको ज्यादा नहीं आता अगर गलती करते हैं तो उसको ये बताएं कि कोई बात नहीं, ये चीज ठीक हो सकती है। तब जब उनको समझ में आए वो समझने की कोशिश करें। अब कोई व्यक्ति समझना चाहता ही नहीं है, वो अलग बात है, उस मैटर के बारे में हम आज अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो तात्पर्य है सिर्फ इस काव्यांश है, ठीक है। और जब भी जीवन में ऐसा ऐसा कुछ हो कि भैया ये मैं कर चुका फिर से नहीं, तो एक हमेशा याद रखना कि देखो क्या कवि ने सुंदर कहा है, यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका, फिर से हो सकता है जो हमने काम कर लिया था, और अब की बार जो होगा वो और ही हाई लेवल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा, और जो गलतियां हमने करी थी वो हम नहीं करेंगे। अर्थात कि प्रयास किया हुआ अगर हम दोबारा करें तो वो चीजें और बेहतर होने लगें। करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजात। प्रसंग हमें याद रखना भैया, कक्षा 10 की क्षितिज जो किताब है उसमें पाठ 6 से लिया गया है, जिसकी रचना मंगलेश डबराल जी ने की। क्या कहते हैं कि भैया अभी जो मैंने प्रवचन दिया कि गलतियां जो समय समा हो सकती है और किया गया जो कार्य वो दोबारा किया जा सकता है, इस रूप को दर्शा रहे किसके, एक संगत कार्य के वाक्यांश के रूप में। कवि कहता है कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तब उसकी आवाज तार सप्त में पहुंच जाती है, अर्थात हाई जो पिछले वाले ना उसका मतलब एक सर्व करती आवाज उस पर पहुंच जाती है। तो उच्च ध्वनि के कारण उसका गला जो है वो बैठने लगता है। वो हमसे बेहतर मुझसे बेहतर कौन जानता होगा इतना घंटा। उस समय की उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसकी गाने की शक्ति समाप्त होने लगती है तथा उसका उत्साह ही शांत पड़ने लगता है, उसका स्वर बुझ सा जाता है तथा वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करता है कि भैया अब जो है मैं चिल्लाते चिल्लाते अर्थात की गायन करते करते थक चुका हूं, मेरी जो सीमा पावर की वो पूर्णतः पावर जो है वो मैंने बाहर निकाल दी है, गाते गाते स्वरों को ऊपर नीचे करते करते। तथा वह स्वयं को हतोत्साहित महसूस करने लगता है, उसे समझ में आने लगता है कि अब जो वह अच्छी तरह नहीं गा पाएगा। और जब यह सोच रहा होता है तभी निराश भरे उन्हीं क्षणों में संगीतकार उसका मनोबल बढ़ाता है। जिस तरह हमारे माता पिता जो है, हम जब भी उदास होते हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे सर पे हाथ रखे हुए है ना। और जीवन में छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, और यदि समस्याओं को माता पिता के साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए, उनको बताया जाए, तो वो जो है उनका हल और बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं, है ना। आपका मनोबल बढ़ाएंगे जो जरूरी है जीवन में। उसके डूबते स्वर में अपना स्वर जोड़ देता है। कभी कभी संगीतकार अनावश्यक रूप से भी उसका साथ देकर मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता कि भैया आप अकेले नहीं हो, आई एम विद यू ऑलवेज, हम हमेशा से आपके साथ हैं। और इसी कृत्य को, यही जो कुछ छोटा सा अंश अगर संगतकार उसके साथ निभा दे तो मुख्य गायक की जो मनोबल है वो फिर से लौट पाता है, और महफिल में जो रंग जमता है क्या ही कहना उसके बारे में। वह अपने राग के माध्यम से मुख्य गायक को यह भी बता देता है कि पहले गाया गया राग जो है वो फिर से भी गाया जा सकता है। यह सब आभास कराते समय संगीतकार के हृदय में संकोच का स्वर जो है वो साफ साफ सुनाई देता है। यह संकोच तो होता है कि कहीं बुरा ना लग जाए, या फिर मुझे बुरा ना लग जाए, या फिर कुछ बात कहे ना दी, तो थोड़ा सा वह गाते समय कोशिश करता है कि उसका स्वर जो है वो मुख्य गायक के स्वर से किसी भी हालत में ऊंचा ना उठ पाए। कि अगर ऊंचा उठा, अगर संगीतकार जो मुख्य गायक उसको आभास हुआ तो उनको हो सकता है हल्का सा संकोच फील हो, है ना, कि भैया मेरे से ऊपर स्वर जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थात कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कुछ संकोच हो जाता है मन में कभी कभी, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये बात यहां कौन समझ रहा है, जो उसका साथी है ना, दूसरा साथी, वो समझ रहा है कि अगर मैं इनके स्वर से ऊपर चला गया वो अच्छा नहीं होगा, है ना। तो ये बात हमें हमें तय करने की, हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन कभी भी ऐसे व्यवहार नहीं करना कि उनको लगे कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो तय की गई लिमिट है उनको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये चीजें सही है, तो उनको लगा कि ऐसा ना उठे। और कवि का कहना है कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी असफलता ना समझकर उसकी इंसानियत है वो समझना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह शक्ति एवं सामर्थ्य होने पर भी स्वयं को ऊंचा उठाकर अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपने गुरु की महानता को ही महत्व देने का प्रयत्न करता है। इसलिए सदैव कहा गया है कि
अगर शीश कटवाने पर भी गुरु मिले ना, तो मोल किसका होना चाहिए? गुरु का अधिक होना चाहिए, शीश कटने का नहीं। अगर गुरु पाने के लिए हमें अपना शीश कटवाना पड़े तो मंजूर है, क्योंकि गुरु की जो कीमत है वो कटा हुआ शीश अदा नहीं कर पा रहा, परंतु उसके कटे हुए शीश से अगर गुरु मिल रहा है तो भैया धन्य है। संसार में गुरु का होना अति आवश्यक है। माता पिता के बाद जो जीवन के सभी दुखों को, समस्याओं को हमारे साथ हमें गाइड करता है, वो हमारा गुरु है। जीवन के पग पग पर हमारा साथ देने वाला, हमारी मनोबल को बढ़ाने वाला, और जीवन में ऐसी कठिनाई मुश्किलें जिसको हम शायद सपने में पार नहीं कर पाए, परंतु एक गुरु के मनोबल से हम लाखों मुसीबतों का सामना चुटकियों से कर पाते हैं। तो जीवन में गुरु का होना बेहद ही आवश्यक है, और आवश्यक के साथ साथ हमें उन गुरु का सम्मान करना भी आना चाहिए जिन गुरु की हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिन गुरु से हम, करेक्ट। तो गुरु का सम्मान सदैव आवश्यक है, और प्रत्येक व्यक्ति जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखा रहा है, चाहे अच्छे तरीके से, चाहे थोड़ा क्रूर व्यवहार करके, वो सदैव और हमेशा से हमारे गुरु रहे, है ना। क्योंकि देखो, शरीर सिखाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। कोई डांट के सिखाएगा, कोई थप्पड़ मार के सिखाएगा, और कोई प्यार से समझाएगा। वो तीनों ही हमारे लिए गुरु हैं, और हमारे मन में तीनों के प्रति क्या होना चाहिए? बराबर आदर होना चाहिए, है ना। तो यही गुरु की महत्मा है जो हमें आगे बढ़ने को सिखाती है। तो चैप्टर तो हो गया हमारा खत्म। अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर पहला, संगतकार के माध्यम से कवि जो है वो किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? कौन भाई? जो हमारे कवि महोदय हैं मंगलेश डबराल जी, नाम तो भूलना ही नहीं है ना। उनको रूसी आती है, उनको जर्मन आती है, आती नहीं है, उनकी तो कृतियां हैं वो रूसी में, जर्मन में, स्पेनिश में, उनमें भी क्या हुई है? अनुवादित हुई है। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी फेमस है। मतलब कौन से व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? संगतकार के माध्यम से जो कवि हैं उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। जैसे कि स्टंटमैन, अब आया ना याद मेरे को, स्टंटमैन। जब भी आप बड़े बड़े एक्टर्स, है ना, देखते हो स्टंट करते हुए, है ना, हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, बॉलीवुड मूवी में जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह होते हैं वो स्टंटमैन रखते हैं। हाँ, हॉलीवुड में भी रखते हैं, परंतु जिनको मैं जानता हूँ वो एक्शन खुद ही करते हैं, जैसे कि टॉम क्रूज है। तो ये जो है स्टंटमैन होते हैं इनके, और ऐसे खतरनाक एक्शन जो उनकी एज के हिसाब से और उनकी हेल्थ के हिसाब से नहीं हो सकते, वो उनके स्टंटमैन करते हैं, है ना। तो पर्दे के पीछे स्टंटमैन, और मुख्य फेमस कौन हो रहा है? वो लीड एक्टर, जिनके एक्शन वो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अपना योगदान देते हैं लोग, महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि है, प्रकाश है, व्यवस्था देखने वाले कलाकारों, कर्मियों का योगदान रहता है, पर इन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता। तो देखिए, हम देखो श्रेय देते हैं, जैसे कि हमारा लाइटिंग है ना, ये लाइट है, कैमरा है, हमारी वीडियो एडिटिंग है, वो है ना, एडिटर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आज का जमाना क्या है? आज का जमाना पूरा ऑनलाइन का है। तो अगर हमें जिसके बारे में भी जानना हो, चट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आजकल तो न्यूज वाले भी बता देते हैं कि भैया इस बंदे का जो एक्शन स्टंट है वो इन्होंने किया है, और सोशल प्रोफाइल देखो, बहुत ही शानदार शानदार स्टंट उनके किए हुए होते हैं ना। तो ये बात है थोड़ा समय पहले की, जब हमें इनके बारे में पता नहीं होता, कलाकार जो है वो फेमस हो जाते थे, और जो पीछे वाले पर्दे के पीछे कलाकार थे ये इतने फेमस नहीं हो पाते थे। उनके बारे में, उनके दिए गए योगदान के बारे में, उनके किए गए स्टंटों के बारे में हमें पता नहीं चल पाता था, परंतु उनके योगदान बहुत बड़े थे। उनके बारे में जो है कवि बात कर रहे हैं, कि बताना चाह रहे हैं कि संगतकार के माध्यम से सारे आ जाते हैं, सारे फील्ड के। प्रश्न नंबर 2, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? सभी क्षेत्रों में, बहुत से क्षेत्रों में। जैसे कि खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य अनेकों लोगों का योगदान होता है। जैसे कि मैं बताऊं, अपना ही एग्जांपल ले लूं, पढ़ाता मैं पहले भी था ऑनलाइन, पर ऑनलाइन मैंने प्रोनाउंसिएशन हुआ, बहुत सारी मिस्टेक्स आती थी, परंतु ऐसा थोड़ी हुआ कि मेरे को बोल दिया कि नहीं पहले आप सीख के जाओ। नहीं, मुझे भी सिखाया गया, मेरे मेंटर्स जो हैं सिखाते थे, बताया था। अब तो है ना, तो ये है कि इनको श्रेय कभी नहीं मिल पाता,
है ना। कभी भी ये पर्दे के सामने नहीं आके बोलेंगे, कैमरे पे नहीं आके बोलेंगे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा करना चाहिए। हालांकि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो तो है ना, नाम फिर कभी लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं ना, उनके बारे में पता नहीं लग पाता है ना, बहुत चीजों का श्रेय है ना उन दूसरे लोगों को मिलता है, परंतु इनके पीछे जो लोग हैं उनको नहीं मिल पाता कभी कभी। राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती है, परंतु उसे विजय बनाने में पूरी कमेटी, है ना। छोटे छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुतों का योगदान होता है। और सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित लोगों का योगदान होता है। वही बात कर रहा था मैं तो मूवी की बात करता हूं, मेरे को मूवी बहुत पसंद है। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापक गण एवं अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। अरे मेन अध्यापक ही तो है, गुरुजी अब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा, है ना। तो गुरुजी की टिप्स और ट्रिक्स, उनका जो षड्यंत्र है, जिस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं, षड्यंत्र अर्थात की पॉजिटिव वे में लेना, कि जिस तरह से जो टीचर हैं अलग अलग एक्टिविटी करके आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं ना, खुश होके हंसते हैं, मजाक तो सब चलता रहता है, ताकि जो बच्चा है वो कंसिस्टेंट रहकर यहाँ देखे, पढ़े और कुछ सीख ले। और शिक्षक का जो लालच है ना वो यही है कि उसका अच्छे नंबर, अच्छे समाज में एक अच्छे पद पर कार्यरत रहें और जीवन में सक्सेस प्राप्त करें। किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है, जो कि हम कभी नहीं याद रख पाते कि यार अब देखो कोई भी युद्ध जीता, कोई हारा है, तो यूं थोड़ी कि उसके पीछे सैनिकों का योगदान नहीं था या फिर आपस में लड़ा, नहीं, बहुत सारे सैनिकों ने वीर गति प्राप्त करी। प्रश्न नंबर 3, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगतकार विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायकों की मदद करता है, जैसे कि वे मुख्य गायकों की भारी आवाज में अपनी सुंदर और कमजोर आवाज की गूंज मिलाकर गायन को क्या करते हैं, प्रभावपूर्ण बना देते हैं। जैसे कि दो आवाज सुन रही हूँ, कितनी मधुर चल रही है, अच्छा मुझे चल रहा है ना, राग चल रही है। गायक जब अंतरे के जटिल जंगल में खो जाता है तो संगतकार ही स्थाई को संभाले रखकर उनकी मदद करते हैं, और तार सप्तक गाते गाते समय संगतकार उसके स्वर में मिलाकर उसे अकेले होने का एहसास नहीं। अब अगर मैं अकेले चलूंगा ठीक हो जाएगी, और यही मेरे साथ 2-3 लोग और हों, है ना, तो मेरा बेसुरा स्वर भी क्या हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझ में से ऐसे लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी होंगी, है ना, उनकी ताल अगर मेरे आवाज में मिली तो भैया मनमोहक आवाज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। संगतकार मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर जो है वो ऊंचा न करके उसकी सफलता में बाधक नहीं बनते। और आज के जमाने में अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑटो ट्यून का ऑप्शन होता है। कोई बेसुरा भी अगर गा रहा है तो लगाओ, क्या बात है, क्या बढ़िया हो जाती है ना। तो वो संगतकार की तरह ही काम करता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, है ना। अब डिजिटल अगर कंटेंट यूज करते तो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करें, है कि नहीं, है? तो भाव स्पष्ट कीजिए। अब भाव जो हमने करा था भैया उसी में से एक है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। इसकी गायक की विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता है, और जो संगतकार है उसका सहयोग कर रहा है उसकी विफलता नहीं, या फिर गायक की विफलता को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यता, इंसानियत और उनका साथी व्यवहार जो है वो। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते। सुन रहे हो, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि उनको अपने आदर्श की सीमा पता है। हालांकि जो मुख्य गायक को कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कि भैया डांटेगा नहीं, कहेगा नहीं, फील नहीं करेगा, अंदर से चलता है, परंतु हमेशा लोगों, मतलब जो भी है, उनको अपनी हदें जो है, अपने आदर्श जो है वो हमेशा तय रखने चाहिए कि भैया इससे ऊपर, अगर चाहे कितना ही खासम खास क्यों ना हो, एक लिमिट के बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये लोगों की सबसे बड़ी गलतियां हैं कि भैया जब ज्यादा ओपन, ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हाँ ठीक है चलता है, परंतु ऐसा नहीं चलता, है ना। तो जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में, अध्ययन में, परिवार में जब भी ऐसी चीजें होती है तो हमेशा अपनी हदों में रहे, क्योंकि इंसान जब भी एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएगा जब वो अपनी हदों के अंदर रहेगा, है ना। हदें बुरी चीजों के लिए, अच्छी चीजों के लिए तो रिस्क लेना जरूरी है ना। तो चीजों को थोड़ा डिफाइन करके चलना, कंफ्यूज नहीं होना हम एक साथ ही। ये संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है, जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनता है और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है ना। कितनी प्यारी बात कही है।
प्रश्न नंबर 5, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग जो हैं वो तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए कि भैया, जैसे कि किसी भी क्षेत्र की बात करें, प्रसिद्धि पाने वाले बहुत से लोग हैं, तो बात करेंगे कि प्रसिद्धि पाने वाले क्षेत्र में लोगों को अनेक लोग तरह तरह के अपना योगदान, जैसे कि उनकी सफलता में योगदान देने वाले बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं और प्रकाश में नहीं आ पाते। इसका उदाहरण एक देखिए, हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक श्री रमन शर्मा है। थोड़े दिन पहले तक वे अत्यंत साधारण आदमी हुआ करते थे। उनके सदव्यवहार से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि भैया अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार है और जन सज्जन हित के बारे में सोचते हैं। तो सभी ग्रुप ने क्या करा, एक फैसला लिया और उनको क्या बना दिया, चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ ने स्वेच्छा से तथा 20 लोगों की टीम ने उनके लिए चंदा एकत्र करना शुरू किया। युवा वर्ग ने स्वेच्छा से प्रचार का कार्य अपने जिम्मे संभाल लिया। मुख्य बाजार के 2 बड़े दुकानदारों ने पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर का भी खर्च उठाया। करीब 20-25 लोग उनके साथ दिन रात एक करके क्षेत्र में घूमते रहे और चुनाव होने तक साये की तरह उनके साथ रहे। आज इन सहयोगियों की कोई नहीं जानता। श्री रमन शर्मा की गणना कर्मठ एवं ईमानदार विधायकों में की जाती है, परंतु उनके साथी की गणना कहीं नहीं होगी। तो इनकी गणना कौन करेगा? जो विधायक थे स्वयं जो जीते हैं, उनको उनके साथ होने का एहसास होना जरूरी है कि भैया आज मैं जिस मुकाम पर हूं, है ना, उनमें सभी का जो योगदान है वो रहा है ना। वो क्यों है? क्योंकि अब देखो, जो विधायक जी हैं वो कर्मठ है, साहसी हैं, दयालु हैं, तभी तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका, है ना, अदरवाइज थोड़ी करते। वही वाली बात है। प्रश्न नंबर 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेषता भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में मुख्य गायक की आवाज जो है वो बैठने लगती है और उसकी आवाज कुछ गिरती हुई महसूस। तब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे क्या देता है? सहारा देता है तथा उसके स्वर बिखरने से पहले ही संभाल लेते हैं और उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देता। और इस प्रकार मुख्य गायक की सफलता में संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि अगर मैं कोई शब्द है यहां धीरे बोल दूं, है ना, या फिर प्रोनाउंस नहीं हो मुझसे, मतलब कि कुछ ऐसा हो कि बीच में गैप आ जाए या फिर धीरे बोल दिया, सुनाई नहीं दिया, तो क्या करेंगे? एडिटर वहां से उसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे ताकि वो सुनाई दे, है ना। तो मेरे लिए एडिटर क्या है? मेरे संगतकार है कि भैया मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, ताकि वो वर्ड जो है वो मिस वगैरह ना हो जाए। करेक्ट? तो कितना अच्छा इंसान हूं, मैं सबकी तारीफ करता हूं साथ साथ। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो उसके सहयोगी उसे साहस एवं हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे माता पिता, देखो जीवन में सब साथ दे, है ना, जरूरी नहीं है, परंतु माता पिता जो है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। बात को अपने दिमाग में, दिल में अच्छी तरह बिठा लो। ये जो सगे हैं वो माता पिता ही हैं, है ना। और अगर किसी प्रकार से आपको समझाते हैं, डांटते हैं, कुछ भी करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका जीवन उनसे बेहतर बन सके, है ना। इस बात को आपको पहले समझना होगा। वे तन मन से नहीं आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं तथा दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचने में मदद करते हैं। कौन? उनके साथी। रचना और अभिव्यक्ति, ये जो पोर्शन है ना, इससे जो हमारे क्वेश्चन है ना वो आ जाते हैं। इन द सेंस की सीबीएसई में स्पेशल फीचर ये रहता है कि एक क्वेश्चन जो है ना आपकी काबिलियत के हिसाब से पूछ लिया जाता है, जो कि सब्जेक्ट में या फिर सिलेबस में डिस्कस नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने आपको कोई कंडीशन बताई, करेक्ट, कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो इसमें आप क्या सोचते हो, है ना। उस वक्त हमें क्या करना है? हमें अपनी सोच उस व्यक्ति की तरह करनी है कि जो दोनों पक्षों को बराबर हित से देखता है ना। कि देखो अगर किन्हीं 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है ना, तो ए ने बोला कि बी ने गलती करी और बी ने बोला कि ए ने गलती करी, तो यदि हम सी हैं तो हमें क्या करना है? हमें दोनों पक्षों को बेहतर तरीके से समझाना है। यूं नहीं कि सिर्फ एक सही था या बी गलत था।
तो इस बात का ध्यान रखें, है ना, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक मूल्य यानी सोशल लाइफ के बारे में सोचते हुए उस सवाल को आंसर दे। क्यों? क्योंकि वो जो सवाल है कहीं ना कहीं आपके मार्क्स और मेरिट लिस्ट पर प्रभाव हल्का सा डालता है ना, तो उस बात का ध्यान रखें। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी जो हैं कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। क्या दे दी हमें? कंडीशन दे दी। पहला देखो, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। देखो जो सभी करते हैं, जैसे कि संगीत या नृत्य कार्यक्रम में सहयोगी कलाकारों के ना पहुंच पाने से मैं परेशान हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा कि यार वो कहाँ रह गए, बुलाओ यार, इतना बड़ा शो है, खराब हो जाएगा, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो डांट पड़ जाएगी। उनके ना पहुंचने के कारणों का पता करूंगा कि भैया क्यों नहीं आए। अगर रीजन जेन्युइन होगा तो मैं क्या करूंगा भैया, दूसरा कोई कोशिश करूंगा, यथासंभव उन्हें बुलाने का प्रयास करूंगा। यदि वे नहीं आ सकेंगे तो मैं आयोजक को सारी बातें बताकर उनसे कहूंगा कि अपने स्तर से अन्य सहयोगी कलाकारों की क्या करें, व्यवस्था कराने का कष्ट करें, ताकि मैं प्रस्तुति दे सकूं। बात की भैया अगर मैं मुख्य गायक हूं, मेरे संगीतकार नहीं आए, तो मैं क्या करूं भैया, अरे यार वो नहीं आए तो प्लीज है ना आप कुछ ऐसी हेल्प करो मेरी के इसका इंतजाम आता हो जाए। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे? भैया ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं आयोजकों एवं श्रोताओं के सामने सारी बात साफ साफ स्पष्ट कर दूंगा कि भैया देखो आज आने वाले थे, वो आए नहीं, है ना, पूरी बातें श्रोताओं को जो आपका संगीत सुनने आए हैं और रिकॉर्डेड गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करके बांधे रखने का प्रयास करूंगा। हाँ, अगर मैं डांस वगैरह कर रहा हूँ या मुख्य कलाकार नहीं आए तो क्या करूंगा, या तो दूसरे साथी। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, डांस की अगर हम बात करें तो ऐसे साथी नहीं होंगे जो आपके साथ प्रैक्टिस करी, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, रिकॉर्डेड संगीत तो आप कर सकते हैं, वो आप करेंगे। और यदि गायन की बात है तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्डेड जो बैकग्राउंड है, थीम्स है, म्यूजिक है, उसका यूज करेंगे। कब? आप अपने दर्शकों को बताकर कि कौन सी एक सोशल इमरजेंसी के हिसाब से अगर मैं लूं आपको, भाई कोई विकट समस्या किसी के जीवन में ऐसी आ जाए, है ना, करते करते, तो उस कंडीशन को आप कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में यह बताया। इसीलिए क्या कहते हैं, रचना और अभिव्यक्ति, कि आप कैसे रचना करके अभिव्यक्त करेंगे, है ना, जैसे अर्जुन करते थे ना। प्रश्न नंबर 9, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए भैया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलता में सहायक लोगों की भूमिका अत्यंत क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। सहयोगों के बिना कार्यक्रम की सफलता की कल्पना भी बेमानी है। अर्थात जितने भी सामान, सादो सामान है, तैयारियां हैं, डेकोरेशन है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, व्यवस्था है बैठने की, प्रोग्राम की सारी सेटिंग्स जो है वो करते हैं ना, आयोजक करते हैं। वे सहायक लोग ही कार्यक्रम के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करते हैं, साज सज्जा में विशेष योगदान देते हैं, अतिथियों को बैठने की व्यवस्था संभालते हैं, मंच पर प्रकाश का उचित प्रबंध करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ लोग रिकॉर्डिंग समय पर बजाकर कलाकारों की मदद करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे लोग को सदैव जो है प्रोग्राम के बाद धन्यवाद किया जाना चाहिए और किया जाता है ना। अभी जो मनुष्य है उसमें इतनी समझ है कि हमारे साथ वाले साथीगण जो इनमें सभी में भूमिका निभा रहे हैं उनका क्या करें, सम्मान करें। और अभी से नहीं चलता आ रहा है, परंतु ये आपको सिखाने के लिए कि हाँ हमें हमेशा सबका क्या करना है, सम्मान करना है। प्रश्न नंबर 10, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य तो शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते? देखिए किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे रीजन है। जैसे कि प्रतिभावान होकर भी वे मुख्य कलाकार से अलग होने प्रस्तुति देने का हौसला नहीं रख पाते, तो उनका हौसला किसके साथ है, मुख्य कलाकार के साथ है, वो उनके साथ अच्छा फील करते हैं। उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचने तथा वहां बने रहने में संदेह होता है कि यार कल को अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए सेफेस्ट साइड क्या है कि उनके साथ बने रहे। आर्थिक समस्याएं के मार्ग में बाधक बनती है, बिल्कुल उनमें से कुछ लोग स्वयं को भाग्य के हवाले कर देते हैं कि किस्मत में जो होगा शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं, इनके साथ है। ऐसे लोगों को उचित अवसर एवं सहयोग नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सहयोग वगैरह नहीं मिलता, तो बहुत सारे रीजन है। और यदि इस पार्ट से लेकर आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई लगता है कि किसी समस्या ऐसी है कि उसका अगर सामना है या फिर उसका जो उत्तर है किस प्रकार से लिया जाए, तो उसके कमेंट्स जो है आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। हमारे जो बड़े हैं
नोन है और जिनको जीवन का अनुभव है वो आपका जवाब जरूर देंगे, है ना। जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाया जाएगा उसके लिए। परंतु चीजें क्या है, ध्यान में क्या रखने की, हमें हमारा जो अध्ययन है वो प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि अभी हमारा जो एज है, उम्र है, वो किसके लिए समर्पित है, केवल शिक्षा के लिए और बड़ों का आशीर्वाद या फिर बड़ों के आदर के लिए समर्पित है। तो प्रायोरिटी जो है हमेशा डिसाइड करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या, केवल एजुकेशन है तो बस हमें केवल उसी पर फोकस करना है, अन्य बातों पर हमें ध्यान नहीं रखना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी जो विंसम डिजिटल लर्निंग है यूट्यूब चैनल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। देखो सभी करवा रहे हैं, है ना। खासम खास क्या है कि देखो जहां पर आपको एक लेक्चर के अलावा 2-3 मिसिंग मिलेंगे ना, तो पहली बात यहाँ वो समस्या नहीं आएगी। दूसरी, रेगुलर वीडियोस डालने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, नहीं डाल पाते, कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, परंतु यहाँ हमारे पास बड़ी बड़ी टीम है, वो सब डालेगी। दूसरा, अगर कोई कंटेंट अच्छा दे रहा है तो क्या करेगा, वो 3 वीडियो के बाद पेड सब्सक्रिप्शन डाल देता है। परंतु यहाँ पर आपके लिए क्या दिक्कत कभी नहीं आएगी, हमेशा के लिए आपका जो ये सब्सक्रिप्शन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको क्या करना है, दिक्कत कोई नहीं है, बस हमें चाहिए आपका सपोर्ट और आपका साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस पर आने वाले वीडियोस जो आपकी क्लास के हैं उन्हें देखें, आप दूसरी क्लास के हैं बच्चों को शेयर करें। और बस ये साथ आज तक का तो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।